तो अब इसमें देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन चैप्टर 2 के क्लास 11 का। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की ही हम लोग लेते हैं, कह रहे हैं द रिलेशन एफ इज़ डिफाइन, एफ एक्स इस तरीके से डिफाइन है, एक्स स्क्वायर कब आएगी वैल्यू इसकी, जब एक्स की वैल्यू 3 से बराबर या छोटी है और 0 के बराबर या बड़ी है। और 3x कब आएगा, 3x एंड 10। एक और फंक्शन दिया गया gx, वो हमको दिया गया एक्स स्क्वायर और 3x। इनकी ये फंक्शन की डेफिनेशंस होती हैं कि अगर x से इसके बीच में कंडीशन है तो ये फंक्शन वर्क करेगा, इसमें कंडीशन है तो ये फंक्शन वर्क करेगा। तो कह रहे हैं ये शो करो कि f फंक्शन है लेकिन g फंक्शन नहीं है। चलिए हमको ये दिखाना है कि f फंक्शन है और g हमारा एक फंक्शन नहीं। तो देखिए इसको हम ऐसे दिखाएंगे, फंक्शन अगर ये होगा तो इसकी एक डोमेन के जो एलिमेंट होंगे उन सबकी एक एक इमेज होगी। बस हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि बस हम ये बता दें कि हमारा ये क्या है, एक ये फंक्शन है। तो चलिए अगर मैं आपको इस तरीके से कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, इस तरीके से मान लो ये मैंने आपसे कहा कि चलो भाई x की जगह कुछ भी हमने 0 1 2 3 4 5 6 ले लेते, कुछ भी इधर भी ले लो, मान लो, ठीक है जी। चलिए अच्छा, तो अब x की जगह सपोज मैंने 0 पुट करना है तो ये वैल्यू वर्क करेगी। x की जगह 0 पुट किया तो ये फंक्शन वर्क करेगा, x 0 का स्क्वायर 0 से कनेक्ट हो गया। 1 पुट किया तो भी यही फंक्शन वर्क करेगा, क्यों, x की वैल्यू 0 3 के इक्वल, तो भी 1 का स्क्वायर 1 से कनेक्ट हो गया। ये 2 पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 से कनेक्ट हो गया। 3 पुट करेंगे, देखो 3 जब पुट करेंगे तो ये भी वर्क करेगा, ये भी वर्क करेगा। सर देखो 3, क्योंकि 3 में पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 3 किससे कनेक्ट हो जाएगा, मान लो 9 ये रहा, 9 से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ पर भी 3 पुट करेंगे तो 3 × 3 9, तो भी वो 9 से ही कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अगर हम यही चीज़ इस gx फंक्शन में अप्लाई करते हैं, ये हमारा मान लो f है और ये हम g फंक्शन की बात करते हैं, ऐसे इसमें समझाने के लिए एक केवल आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसका कंसेप्ट बनवा रहे हैं क्वेश्चन का। अरे कंसेप्ट में लिखने का तरीका तो बता दूंगा मैं कि यही हो गया। तो चलिए 0 पुट किया, मान लो ये फंक्शन वर्क करेगा, क्यों, x की वैल्यू 0 के बराबर इस फंक्शन में, 0 का इसका 0 से कनेक्ट हो गया, 1 1 से 2 4 से। अच्छा हम 2 यहाँ पर भी रख सकते हैं, देखो x की वैल्यू 2 के बराबर है, अगर 2 इस वाले फंक्शन को लेंगे तो 3x वर्क करेगा, मतलब x की जगह 2, 3 2 जा 6, मतलब आपने 2 पुट किया तो वो इस फंक्शन में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इससे 4 पे आ रहा है, इससे 6 पे आ रहा है। मतलब एक एलिमेंट, एक बंदा एक ही बार में दो फंक्शन में दावत पेल रहा है भाई। हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। यहाँ क्या था, 3 पुट किया, इधर से भी 9 आ रहा था, इधर से भी 9 आ रहा था, तो मतलब इसके सारे एलिमेंट की एक एक इमेज थी, इसके सारे एलिमेंट की एक एक इमेज नहीं थी। ये हो गया प्रॉपर वे आपको समझाने का, आपको फील आना चाहिए। क्वेश्चन हो गया लिखने का किताबी तरीके से, मैं अभी बता दूंगा, पहले इसको आप लोग समझो फिर मैं इसको हटाऊँगा। तो देखिए अब इसको हम लिख के कैसे करते वो तो मैंने पिक्टोरियल तरीके से फील करा दिया। क्या, अब तो यहाँ पे यार ये लिखें एफ एक्स के डोमेन क्या है, 0 से लेके 10 तक, यही हम यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है। द डोमेन ऑफ एफ एक्स कितना है, 10 हो जाएगा, क्यों, 0 से लेके 10 तक ही तो इसके डोमेन है, देखो ना, क्योंकि सबसे कम 0 सबसे 10 तक। तो हम ऐसे में हमने क्या किया, अगर मैंने 3 पुट किया तो भी 9 आ रहा है, जब हमने बता दिया कि भाई x की वैल्यू ये है, और जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो भी 9 आ रहा है जब हमारा ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 हैज़ यूनिक इमेज, एक ही, देखो दोनों फंक्शन पे 3 पुट करने पे एक इमेज आ रही है, सो f इज़ फंक्शन। लेकिन gx में ऐसा करेंगे तो सेम लाइन, द डोमेन ऑफ द, इसके भी हो जाएंगे 0 से 10, बट हम यहाँ पे पुट करते हैं मान लो g2, तो इससे हमारा 4 आ रहा है कब, जब ये कंडीशन है, और जब हमने G2 किया तो हमारा 6 आ रहा है कब, जब हमारी ये कंडीशन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 हैज़ नॉट यूनिक इमेज, सो इट इज़ नॉट अ फंक्शन। बस इट इज़ नॉट अ फंक्शन, समझ जाना यार। देखो लिखना, मैं थोड़ा मैथ्स के लोग होते हैं, हम लोग इन सब चीज़ों पे कम बिलीव करते हैं, थ्योरेटिकल पे आपको कंसेप्ट दिमाग में होना चाहिए बस। तो जल्दी से इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन भी इसका ऐसा ही है, केवल आपने 9th क्लास में जो पॉलिनोमियल में जो वैल्यू पुट करते थे उसी तरीके से ही, और कुछ नहीं है। चलिए अच्छा
सेकंड क्या था, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। मुझसे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की उम्मीद तो करना मत ना, मैं ये करूँगा क्योंकि अब देखो ये क्वेश्चन क्या रहा है। ये x की जगह 1.1 रखो तो 1.1 का होल स्क्वायर, 1 रखो तो 1 का स्क्वायर, 1.1 -1 सॉल्व कर लेना भाई, और कुछ नहीं है इसमें। थर्ड क्वेश्चन डोमेन फाइंड करना है। अभी जो किया था मिसलिनियस के एग्जांपल की तरह ही है, एक्स स्क्वायर 2x + 1 और एक्स स्क्वायर -8x + 12। यहाँ पे डोमेन क्या होता है, x की हम क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप x की सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस ये आपका जीरो ना हो, ये जीरो नहीं हो सकता बस, तो इसके फैक्टर कर देंगे। ठीक है, तो चलो 12 के फैक्टर 6 × 2 तो माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 12x -6 -2x -6, इट विल बी x -6 और x -2। तो यहाँ पे x के आंसर 6 आ गए और 2 आ गए, ये नहीं रख सकते तो हम सब रख सकते हैं। यहाँ पे रियल नंबर सारे रख सकते हैं, उस 2 और 6 को छोड़ दो। यहाँ पे अंतर होता है, हम 2 और 6 अगर मैं ऐसे लिखता 2, ये क्या, इसका मीनिंग क्या, पहले तो इसको ये समझते हैं कि ये 2 और 6 के अंदर की भी वैल्यू आ रही है इसमें, तो ये तो ऑर्डर पेयर है। ये करली ब्रेस इसलिए लगाए क्योंकि ये केवल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी हो गया, सिंपल था। हाँ, फोर्थ देखते हैं, डोमेन और रेंज वाले, ये अच्छे क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन इनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसमें डोमेन और रेंज दोनों फाइंड करने एक फंक्शन है f(x) = √x-। देखिए बहुत सिंपल है, हमने किए ऐसे क्वेश्चन मिसलेनियस के एग्जांपल में भी और 2.3 में भी। कह रहे हैं कि इसके डोमेन फाइंड करो, तो यार डोमेन का मतलब वही, हम क्या ऐसी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं जिससे इसका आंसर वो रियल आए। तो एक बात बताओ, x -1 की जगह आप कोई सी वैल्यू पुट करो, या तो वो क्या होनी चाहिए, 0 के बराबर या 0 से बड़ी, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी नंबर हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 उस तरफ जाएगा, तो मतलब x की जो वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से बड़ी पुट कर सकते हैं, तो ये ठीक रहेगा। मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, 1 के बराबर और प्लस इनफाइनाइट, तो इसका डोमेन हो गया। क्यों, हम 1 से बड़ी रख सकते हैं या 1 भी रख सकते हैं। अब रेंज, अब एक बात सुनो, अब रेंज जब निकालते हैं तो दिमाग में ये रखो कि हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 और 1 से बड़ी रख सकते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट करने पे 1 - 1 0, मतलब इसका आंसर 0 आएगा। अब 1 से बड़ी 2 तो भी प्लस, 3 तो भी प्लस, मतलब इनफाइनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। तो इसका आंसर क्या आ सकता है, 0 से लेके इनफाइनाइट। क्यों, हमने अब समझो, अब जब डोमेन आ गया तो हम ये चेक करेंगे, हम x की सबसे छोटी वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं, तो 1 - 1 0, मतलब इसका आंसर 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा। नेगेटिव तो आने का सवाल ही नहीं, खुद सोचो नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक तो इसलिए बढ़ती आएगी क्योंकि अगर आपने 81 रख दिया तो 9 आ जाएगा, आपने 1000 के आसपास वैल्यू रख दी तो 33 के आसपास 32 पॉइंट कुछ आ जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू हमारी चलती रहेगी इनफाइनाइट टाइम्स तक। फोर्थ क्वेश्चन, डोमेन और रेंज नहीं फाइंड करना, ये मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन तो सबसे सिंपल होता है। मॉडुलस फंक्शन हम साथ कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते, कुछ भी पुट कर सकते हैं। क्यों, हमने देखो स्क्वायर रूट जब भी आएगा, क्यूब रूट आएगा, तब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यार क्या वैल्यू पुट करें क्या नहीं करें, क्योंकि हम नहीं चाहते ये नेगेटिव हो जाए। इसमें तो सारे वैल्यू पुट कर सकते। डोमेन तो हो गया इसका रियल नंबर। रेंज देखते हैं, बच्चों वाला क्वेश्चन है। एक बात बताओ, मॉडुलस के अंदर कोई सा भी फंक्शन है, उसका जो आंसर कभी भी 0 से छोटा तो आ ही नहीं सकता। क्यों, मॉडुलस क्या होता है, मैंने इंट्रो पार्ट में बताया था, मॉडुलस में का जो आंसर आता है वो पॉजिटिव आता है, तो कभी भी 0 से छोटा तो हो ही नहीं सकता। तो ये f(x) हो गया, तो मतलब इसका आंसर 0 से बड़ा आएगा। 0 भी आ सकता है क्योंकि अगर आपने यहाँ पे 1 पुट कर दिया, 1 - 1 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन और रेंज निकाल लिया। इसको लिख लीजिए, बहुत सिंपल का इंट्रो पार्ट जिन बच्चों ने अच्छे से देखा होगा तो उनको कोई भी डाउट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहे एक फंक्शन दिया गया x स्क्वायर 1 + x² सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो कह रहे हैं क्या इसका रेंज फाइंड करो इस फंक्शन। देखो इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है, ये इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। ये क्या कह रहे हैं, अगर इस फंक्शन में x है तो जो हम x की जगह जो वैल्यू पुट करें जो आंसर आएगा वो ये है। क्योंकि हमने पढ़ा है जैसे 1, 1 था तो क्या था इसका मीनिंग, 1 पुट किया 1 आया, मतलब ये हमारा फंक्शन होता है। इसको x बोलते थे, इसको f(x) बोलते थे। तो फाइनली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इन्होंने ये कहना चाहा RS अग्रवाल में इसी तरीके से कि इसकी रेंज फाइंड करो। तो देखो डोमेन तो इसका क्या हो सकता है, हम सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि रियल नंबर सारे पुट कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पर x² कुछ भी पुट करो आंसर पॉजिटिव आएगा, 0 हो नहीं सकता। तो नीचे वाला 0 कैसे हो जाएगा, ठीक है।
तो सारे रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन है बोला है, तो डोमेन की तो बात हो ही नहीं सकती, रेंज की बात है। देखिए मैं इसके दो तरीके से सॉल्व करूँ, एक तो आपका IQ लेवल से आप बिना कुछ लिखे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक बात सुनो ज़रा, यहाँ पे आप x की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करिए, कुछ भी वैल्यू, क्योंकि वो कह रहे हैं रियल नंबर है, आप कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक चीज़ सुनना ज़रा, आपको एक दो एग्जांपल देख के थ्रू से, सपोज हमने 1 रखा, सपोज तो क्या आएगा 1/1 + 2। मान लीजिए 2 पुट किया, 2 2 जा 4/5, 3 पुट किया, 3 जा 9/10। चलो माइनस में ले लेते हैं, माइनस का कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं, तब भी ले लेते हैं माइनस में। तो -1 का चलो -1 रखा तो 1, और ये हमने -1 यहाँ पे रखा, तो -1 का स्क्वायर कितना 2, ठीक है। -2 रखा तो भी हमारे पास 2 2 जा 4 और 5। तो आप यार ये देख रहे होंगे, चलो एक बार हमने 0 पुट कर दिया, मान लो 0 पुट कर दिया तो 0/1 मतलब 0 आ गया। तो आप देख रहे होंगे कि हर केस में आप कोई भी वैल्यू पुट करो, नीचे जो भी नंबर है वो बड़ा है ऊपर वाले से, डेनोमिनेटर हमेशा बड़ा है। और आप किसी भी फ्रैक्शन अगर डेनोमिनेटर बड़ा होता है, मतलब नीचे वाला बड़ा होगा, तो उसका हम डिवाइड करेंगे तो कभी भी आंसर 1 से बड़ा नहीं आ सकता। आप इसका डिवाइड करो 0.9, इसका डिवाइड करो 0.8, इसका डिवाइड करो 0.3, कुछ भी वैल्यू ऐसी लो, अगर नीचे वाला नंबर बड़ा है, फ्रैक्शन ऊपर वाला छोटा है, आंसर हमेशा 1 से छोटा आएगा। और सबसे कम 0 आ रहा है, इसका सबसे कम 0 आ रहा है, तो कायदे में जो इसकी रेंज होगी ना 0 से लेके 1 तो आ ही नहीं सकता, 1 तो आ ही नहीं सकता। क्यों? 1 तब आएगा जब ये दोनों ऊपर वाले नंबर बराबर होंगे, लेकिन कभी बराबर नहीं हो सकते। क्यों? जो ऊपर उससे 1 ज़्यादा ही आ रहा है, 1 ज़्यादा ही आ रहा है, मतलब इसका आंसर 0.99999 तक आ सकता है, लेकिन 1 नहीं आ सकता। तो ये तो यार हमने अपने IQ से, अपने एक दो एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा दिया इसके रेंज के। अब प्रॉपर वे में अगर आप चाहते हैं तो देखो, प्रॉपर वे में अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम इस, तो मैं यहाँ पे जगह, चलो इतना भी समझा दूंगा। तो देखिए कैसे फंक्शन को y बोलते हैं, इसका इन्वर्स फंक्शन निकालना है। चलो इस तरीके से बता देता हूँ, x की वैल्यू यहाँ से हम लोग निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई y + yx² - x² = 0। ठीक है जी, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इधर हमारे पास क्या बचा, yx² - x² = -y। तो x² बराबर क्या आएगा, y - 1 = -y, x² विल बी -y/y - 1। और ये माइनस, अगर मैं इसको 1 - y लिख दूँ तो ये ऊपर प्लस हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या होगा, ± में y - y। अब ये हमारा फंक्शन बन गया रिवर्स फंक्शन। अब इसका डोमेन निकाल दो, जो इसका डोमेन होगा वो इसका क्या होगा, रेंज होगा, क्यों हमने फंक्शन को इन्वर्स कर दिया। अब इस फंक्शन का डोमेन निकाल लेंगे तो वो इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। लेकिन इसका डोमेन बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं जगह देख रहा हूँ रेंट पे कहीं मिल जाए, तो चलो देखते हैं, इसी पे समझाते हैं। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा, इस फंक्शन का डोमेन देखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं। तो मैं देखो सिंपल तरीका, आप डायरेक्ट लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो एग्जांपल लेके दिखा देना। x ± अब देखो डोमेन निकालें इसका, वो इसका रेंज हो जाएगा। बच्चों को पता है कि y 1 - y की वैल्यू कभी भी 0 से छोटी नहीं हो सकती, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, अंडर रूट में, यार यही तो पढ़ते आए शुरू से। अब यहाँ से कुछ लॉजिक है, उस लॉजिक को आप समझते चलना, कोई भी डाउट हो तो बताना। अब इसकी वैल्यू 0 की, देखो 1 - y तो कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्यों, ये 0 हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो बताओ, अब y ऊपर वाला नंबर, अगर मैं एक इसमें केस बनाकर आपको बताता हूँ, y की वैल्यू अगर मैंने कहा 0 से छोटी या 0 से बड़ी, ऊपर तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 0 के बराबर है या 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव नंबर। अगर नेगेटिव नंबर है तो 1 - y भी नेगेटिव होना चाहिए, 0 तो हो नहीं सकता, 1 - y भी नेगेटिव होना चाहिए। पूछो क्यों, ऊपर वाला नंबर अगर नेगेटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव गया, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम क्या है कि इसका जो आंसर वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आपके दिमाग में एक केस ये भी आ रहा हो कि सर एक केस ये भी तो हो सकता है क्या, और लिख के कि हो सकता है y की वैल्यू नेगेटिव, बिल्कुल हो सकती है, y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी पॉजिटिव हो सकती है। अगर ऊपर वाला पॉजिटिव है तो नीचे वाला भी आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों प्लस होंगे। अगर इसको नेगेटिव ले लिया तो नेगेटिव और प्लस नेगेटिव आंसर आ जाएगा। केवल ये 2 ही कंडीशन बन सकती हैं, समझिए इस चीज़ को। मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, इसका लॉजिक समझो। देखो सिंपल वे मैंने बता दी, ये एक प्रॉपर वे है लिखने का।
तो अगर मैं एक कंडीशन बना रहा हूँ कि y की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर 0 से छोटी कुछ भी हो सकती है, नीचे वाले को उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमको लाना प्लस है, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया इस तरीके से। तो चलिए अब देखिए 1 - y लेस देन 0 है, तो चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये 1 उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सेम प्रोसेस और लगा के मैं यहाँ पे करता हूँ, तो वो भी 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, और हमने अभी पढ़ा है कि नेगेटिव नेगेटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये पॉजिटिव होगा, जैसे ही पॉजिटिव होगा साइन पलट जाते हैं। कई बार बता चुका हूँ, -2 बड़ा है -3 से, लेकिन अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते तो साइन बदल जाता है, बदल गया साइन। यहाँ पे सेम y की वैल्यू एंड अब देखिए y की वैल्यू 0 के, ये क्या बताना चाह रहा है, y की वैल्यू 0 के बराबर है, 0 तो छोटी है मतलब नेगेटिव है, और y की वैल्यू 1 से बड़ी है। यार ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, आप मुझे खुद बता दो, क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि एक ही y है उसकी वैल्यू नेगेटिव भी उसकी वैल्यू पॉजिटिव? इम्पॉसिबल। तो ये तो केस होने से मतलब जो भी केस होगा यही होगा, क्या y की वैल्यू 0 के बराबर है और 0 से बड़ी है, 1 से छोटी है। आ गया भाई इसकी रेंज। तो ये एक प्रॉपर मेथड है, RS अग्रवाल में आपको ऐसे ही मिलेगा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, RD शर्मा में कुछ इसी तरीके का उन्होंने इसको इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट किया। तरीके हैं जो अभी हमने बताया, तो अपना देसी मेथड था, 1-2 वैल्यूज पुट करके, लेकिन वो उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमने कुछ वैल्यू ली, लेकिन किसी बुक में वैसे भी सॉल्यूशन है, क्योंकि अब आपने 10 वैल्यू ली, अब क्वेश्चन आता है क्या होता है 11th वैल्यू लेने पर आंसर 1 से बड़ा आता है, लेकिन नहीं, हम अपना IQ लगा रहे हैं कि x² 1 + x² है, नीचे वाली की वैल्यू हमेशा x² से 1 ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। चलिए अच्छा लिख लेना इसको है। अब मैं देखता हूँ, अरे 7th क्वेश्चन तो इसका एग्जाम्पल ही है, कुछ नहीं है। कह रहे हैं कि 2 फंक्शन दिए गए f और g, r से r में है, 2 फंक्शन है, दोनों ही r to r है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर में है। तो f(x) कितना है, x + 1 है, gx कितना है 2x - 3। तो क्या कह रहे हैं कि इनको f + gx निकालो, मतलब इन दोनों फंक्शन को जोड़ दो। कुछ नहीं करना भाई, जोड़ दो यार, सिंपल सा रख के पुट कर दो, क्योंकि फंक्शन से फंक्शन हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये आ गया, ऐसे ही माइनस करना, ऐसे ही डिवाइड करने का हो तो डिवाइड कर देना, लेकिन नीचे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, वेयर 2x - 3 कैन नॉट बी 0, मतलब x की वैल्यू 3/2 नहीं होगा। तो इस तरीके से 7 आ जाएगा। मतलब 7 क्वेश्चन फंक्शन को डायरेक्टली हम लोग लीनियरिटी फंक्शन से ऐड कर सकते हैं एक सीरीज़ में। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें थी, इसको लिख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ये भी एग्जाम्पल में था, देखते हैं क्या है इसमें। एक f फंक्शन दिया है 1, 1, 2, 3, 0, -1, -1, -3 ये है, और कहा गया z to z f(x) कितना ax + b। तो a और b की वैल्यू फाइंड करो। बहुत सिंपल है, देखिए हाँ, इसका मीनिंग x की जगह 1 रखा तो f(x) कितना है 1, मतलब आपने x की जगह 1 रखा तो f(x) कितना है 1। तो चलिए x की जगह 1 रखते हैं, तो a + b = 1, पहली इक्वेशन आ गई। अब कि दो ऐसा नहीं, हम इन चारों में से किसी भी 2 इक्वेशन को ले लो, 2 एलिमेंट्स को ले लो, क्यों, अननोन वैल्यू 2 ही तो है, a और b, तो 2 इक्वेशन हमारे पास आ जानी चाहिए। इसको ले लो, चलिए, या इसको ले लो, चलो इसको ले लेते हैं। x की जगह 2 रखा तो आंसर कितना रहा 3, तो रखिए भाई x की जगह 2, तो 2a + b = 3। अब यार क्लास 10th में एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन मेथड हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ा था। माइनस कर तो इससे ये हो गया, तो -a = -2, तो a = कितना आ गया 2 आ गया। a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो v कितना आ गया -1 आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा। तो चलिए भैया ऐसा करते हैं, x की जगह रखो 2 रखो, x की जगह b की जगह रखो -1, तो 2 से बन गया 1, तो 1, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंपल है ये। अच्छा 8, 9 क्वेश्चन देखते हैं, अभी किया भी था इसी तरीके का। तो ये तो अच्छा, एक चीज़ दिमाग में बता दूँ मैं आपको, रख लो कि अगर मुझे मैथ्स में कभी भी किसी चीज़ को रॉन्ग प्रूफ करना, कोई फार्मूला है या कुछ भी है, तो केवल एक कंडीशन ऐसी बता दो कि जहाँ पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता, एक कंडीशन, तो उसको यूनिवर्सल फार्मूला नहीं माना जाता। ये दिमाग में रख लेना। अगर 1000 कंडीशन ठीक आ रही है, एक भी कंडीशन बेकार हो गई, तो उसको हम यूनिवर्सल फार्मूला नहीं कहेंगे। तो एक रिलेशन दिया गया है, वो क्या कह रहे हैं कि a, b किस पे बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर, a = b² है। तो ये दिया गया, तो कह रहे हैं चेक करो क्या a, a के लिए ठीक है
या जब a कॉमा बी गिवन है तो b कॉमा ए के लिए चेक करो। अगर a कॉमा बी, इस सब क्लास 12 के क्वेश्चन, b कॉमा ए के लिए गिवन है तो a कॉमा सी के लिए चेक करो। मैं इंक ले लेता हूँ। चलिए अब देखते हैं, अब इन सब के लिए हमें चेक करना क्या रहे, a कॉमा ए के लिए क्या ये कंडीशन ट्रू है, मतलब a कॉमा बी तो ये है, तो a कॉमा क्या हो जाएगा, a बराबर ए स्क्वायर। कह रहे हैं ये चेक करो। यार कैसे प्रूफ हो सकता है, हमेशा तो नहीं हो सकता। अब आप कहेंगे सर a की जगह 1 ले लो, क्योंकि वो कह रहे हैं ना नेचुरल नंबर पे, तो 1 नेचुरल नंबर है, तो सर 1 बराबर 1 का स्क्वायर है। सही बात है, हम केवल एक ऐसी कंडीशन दिखा देंगे, क्या 2 बराबर 2 का स्क्वायर है, नहीं है, नॉट, तो हम लिखेंगे a कॉमा ए इज़ नॉट अ रिलेशन, इसमें बिलोंग नहीं करता है। ऐसे अब a कॉमा बी, जब ये इसकी बात कर रहे हैं, मतलब a कॉमा बी तो गिवन है, ये गिवन चीज़ होती है, मतलब हमारे पास ये गिवन है। अब हमको ये चेक, b कॉमा उल्टा, मतलब हमको ये चेक करना है। यार ये कैसे पॉसिबल होता है, a बराबर 1 एक ऐसी कंडीशन लेते हैं कि 1 बराबर 2 का स्क्वायर, सही, क्यों b अलग है a अलग है। अब क्या ये पॉसिबल हो सकता है 2 का स्क्वायर बराबर 1, बताइए जरा क्या हो सकता है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, लेस देन का साइन है, ये जरा मैं देख लूँ एक बार, हाँ इक्वल्स टू। अब एक ऐसी कंडीशन लो कि जिससे हमारा, मुझे लगा लेस देन है, एक ऐसी कंडीशन हम लोग लेते हैं कि a बराबर b का स्क्वायर है, तो हमको ये चेक करना क्या v बराबर a का स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे खुद से ऐसी एक कंडीशन लेनी है जिससे ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए। तो आप चलो मुझे एक ऐसी कंडीशन बताइए, देखेंगे a बराबर b स्क्वायर, मतलब हम a की जगह b स्क्वायर रख सकते हैं। चलो रखो यहाँ पे, a की जगह हम b स्क्वायर लिख सकते हैं, तो b बराबर b की पावर 4, क्या ये हमेशा पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। b की जगह 2 ले लो, तो क्या 2 बराबर 2 की पावर 4 है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। सर क्या 2 बराबर 2 की पावर 4 है? बिल्कुल नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट कैन नॉट बी, सो b कॉमा ए इज़ नॉट अ, मतलब आपको ऐसी बकवासगिरी है कि क्वेश्चन, अब देखो ऐसे इसमें कि a कॉमा बी और b कॉमा ए हमको गिवन है। एक एग्जांपल लेकर दिखा दो कि वो कंडीशन, चल देखिए। अच्छा तो कह रहे हैं a कॉमा बी और b कॉमा ए हमको गिवन है, तीसरी कंडीशन, मतलब क्या, हमको ये गिवन है c है b कॉस्ट, तो हमको अब देखिए, अब हमको क्या चेक करना है, a कॉमा सी के लिए चेक करना है। देखते हैं। अच्छा a बराबर बी स्क्वायर, b बराबर क्या सी स्क्वायर, तो मैं क्या यहाँ पर b की जगह मैं यहाँ पे क्या सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब a बराबर c की पावर 4 हमको दिखाना था, अगर a कॉमा सी इसमें बिलोंग करते तो हमको दिखाना था a इक्वल्स टू सी स्क्वायर। ये तो हो गया c की पावर 4, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हाट वी वांट, सो a इक्वल्स टू सी स्क्वायर, सो a कैन नॉट बी इक्वल टू सी, तो ये भी नो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे a कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो कोई सा भी इसमें सेटिस्फाई कंडीशन नहीं हो रही है। यहाँ पे तो हमने एक एग्जांपल लिख कर दिखा दिया, ये कंडीशन को गिवन मानते हैं जो एम्प्लाई से पहले होता है, और फिर हमको ये प्रूफ करना है। इन्होंने कहा a बराबर बी स्क्वायर, हमको ये प्रूफ करना है क्या b बराबर a स्क्वायर होगा। कैसे हो सकता है, अगर a की वैल्यू b स्क्वायर है तो मैंने ऐसा किया कि a की जगह b स्क्वायर, b की पावर खुद b बराबर b की पावर 4 कैसे पॉसिबल है। खुद एक एग्जांपल लेकर देख लो ना, b कोई भी, तो हमने एग्जांपल लेकर दिखा दिया। सेम यहाँ पर आप कोई सा भी एग्जांपल लेकर दिखा दो कि जो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करे, जैसे 2 इक्वल टू, कोई सा भी एक हमको ऐसा एग्जांपल लेकर दिखा देना होता है। जैसे मैं अब यहाँ पे करूँ a बराबर c की पावर 4, जो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे और इस कंडीशन को भी कर दे। अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, ना कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। क्लियर है? तो इस तरीके से कोई सा भी हम लोग तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये देखो एक जेन्युइन मेथड है लिखने के, तो कई तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब देखो ये एक 12th क्लास के तरीके से मैंने लिखा हुआ है, अगर आप इनके मतलब एग्जाम्पल के थ्रू भी अगर दिखाना चाहें तो उनको ऐसे भी दिखा सकते हैं। तीनों को देखना एक ही लाइन के अंदर, ये तरीका 12th क्लास के तरीके से आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट कह रहे हैं a कॉमा बी बिलोंग्स, मतलब हमको ये गिवन है, ये हमारे पास एक रिलेशन है। अगर ना एक लाइन में कैसे हम तीनों को कर देंगे, तो देखिए a कॉमा ए भी क्या इसमें चेक करेंगे, तो a कॉमा ए के लिए चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। तो देखिए एक भी हम ऐसा एग्जांपल लिए, सपोज हमने एग्जांपल ले लिया 2, सपोज ए हमने लिया a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सही बात है, नेचुरल नंबर में ही बोला गया है इसमें। तो चलिए क्या 2 बराबर 2 का स्क्वायर है? नो, सो a कॉमा ए इज़ नॉट अ
सेकंड क्वेश्चन के लिए कह रहे हैं ए कॉमा बी तो गिवन है, चेक कर। तो एक हम ऐसा लेते हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ 9,3 बिलोंग्स टू आर। सही बात है, देखो 9 = 3 का स्क्वायर, कंडीशन सेटिस्फाई है। अब इसका उल्टा करेंगे, अब चेक करेंगे 3,9। तो ए क्या कंसीडर करेंगे 3, तो 3 बराबर 9 का स्क्वायर, हाउ इट कैन बी पॉसिबल। सो बी कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ऐसे ही थर्ड कंडीशन, एक एक एग्जांपल लेके इसलिए दिखा सकते हैं क्योंकि अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो भी हम, एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई। थर्ड देखो, थर्ड में 2 कंडीशन हमको ये दिखा देनी है, ए कॉमा बी और बी कॉमा सी। तो देखिए हम दिखा देंगे 9,3। सही बात है, 9,3 कैसे, 9 = 3 का स्क्वायर, 16,4, 16 × 4 का सेट, कंडीशन ट्रू हो रही है। अब हमको देखें ए कॉमा बी होता है, बी कॉमा सी होता है। अब दिखाएंगे ए से सी के लिए, मतलब 9,4 के लिए। तो 9 = 4 का स्क्वायर नॉट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तीनों हमारे रॉन्ग है। तो इस तरीके से एक एक एग्जांपल लेके, क्योंकि हर बुक में डिफरेंट तरीके से हमारा टारगेट है, आपको कंसेप्ट आना चाहिए बस। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये कह रहे हैं ए = 1, 2, 3, 4 एंड बी = 1, 5, 9, 11, 15 एंड 16। और एक फंक्शन डिफाइंड है 1,5, 2,9, 3,1, 4,5, 2,11। तो कह रहे हैं चेक करो क्या एफ एक रिलेशन है, जस्टिफाई कर। तो देखो रिलेशन क्या होता है, रिलेशन इज़ द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। अगर ए क्रॉस बी के अंदर ये सारे एलिमेंट दिखते हैं आपको, तो हम कह देंगे वो एक रिलेशन है। तो यार कितने एलिमेंट आएंगे, तो बहुत सारे आएंगे, बट मैं आपको लॉजिक 1 से 5 का होगा तो मतलब 1,5 मिलेगा इसमें, ठीक है। 2 से 9 भी मिलेगा, 3 से 1 भी मिलेगा, 4 से 5 भी मिलेगा, 2 से 11 भी मिलेगा। मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सब इसमें है। तो यार ए क्रॉस बी अपना निकाल देना, फिर यहाँ पे लिख देना कि जो रिलेशन है वो सारे इसके अंदर हैं, मतलब ये हमारा एक रिलेशन है। क्योंकि हमने पढ़ा रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। सेकंड पार्ट कहते हैं चेक करो ये फंक्शन है। तो देखो किसी एक एलिमेंट कहीं 2 से तो नहीं मिला है, 1 5 से मिला है, 1 और कहीं भी 5 से नहीं मिला है, 2 9 से मिला है, ओहो, और 2 11 से भी मिला है। मतलब 2 इतना शैतान है, एक इस पार्टी में भी जा रहा है, इस पार्टी में भी जा रहा है, एक साइड के 2 एलिमेंट हो गए। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमने F2 रखा तो आंसर 9 आ रहा है, और हमने F2 रखा तो आंसर 11 आ रहा है। देखो ना 2 रखने पर, तो ऐसे ये F2 बराबर ये F2 कैसे हो सकता है। सो नो फंक्शन, फंक्शन इज़ नॉट। कंसेप्ट समझते चलिए बस इनके। 10th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 10th तो हो गया 11। कह रहे हैं एट एफ वी द सबसेट ऑफ जी क्रॉस जी, मतलब एक हमारा इंटीजर की बात है। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी ए प्लस बी। कहने का मतलब क्या है कि 2 अगर आपने कोई भी नंबर लिया और ए कॉमा बी किस में बिलोंग करते हैं, इंटीजर में, ऐसे लिए कि पहले तो उनका मल्टीप्लाई किया आपने और जो वैल्यू पुट करी उसका मल्टीप्लाई किया और जो आंसर है उसको ऐड कर गया। तो चेक करो क्या ये फंक्शन है या फिर नहीं। एक बात सुनो, चलो मैंने समझाने के लिए ऐसे क्वेश्चन में केवल एक कंडीशन ऐसी दिखा दी ना कि वो फंक्शन नहीं है, तो फिर नहीं होगा। सो वो ए की जगह 1 ले लिया और बी की जगह भी 1 ले लिया। चलिए पुट करिए ए कॉमा ए, तो 1 और ये 2, तो ये आ गया। चलिए अब लेते हैं ए की जगह -1, बी की जगह -1, तो चलो मल्टीप्लाई करो उनका, तो भी 1 आ गया और -1 से मतलब 1 2 से भी कनेक्ट है, 1 -2 से भी कनेक्ट है। डियर कैसे हो सकता है, ठीक है। तो ये फंक्शन नहीं है कि हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हमने F1 रखा तो आंसर 2 आया, और अगर F1 रखा तो आंसर -2 आया। ऐसा तभी पॉसिबल है जब F1 बराबर F1 नहीं होगा, ठीक है। ऐसा कैसे पॉसिबल होता है कि एक ही वैल्यू रखने पर 2 आंसर आए, तो नो फंक्शन। तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। 12 देखते हैं इसी में अगर हो जाए तो। कहते हैं ए एक सेट है, 9 10 11 12 13 ए से एन नेचुरल नंबर में डिफाइन है। मतलब देखो अच्छा क्वेश्चन है, ए से नेचुरल नंबर मतलब क्या, ए ये इसके डोमेन है और जो इसके रेंज आएंगे वो नेचुरल नंबर हैं। तो क्या है एन, क्या है यहाँ पे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एक फंक्शन एफ एन है, एक फंक्शन है एफ, क्या कह रहा है कि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो फिर उसकी रेंज बताओ।
तो यार देखो 9 का प्राइम फैक्टर करो 3 इंटू 3, 10 का 2 इंटू 5, 11 का तो 11 हो जाएगा, ठीक है, 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3, 13 का 13 हो जाएगा। अब सभी के जो हाईएस्ट हैं वो इसकी रेंज हो जाएगी, बस बात ख़त्म, सिंपल सा। इसमें सबसे हाईएस्ट कितना 3, इसमें 5, इसमें 11, इसमें इसका हाईएस्ट 2 है, इसमें हाईएस्ट कितना 13 है। तो ये क्या हो गए, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की रेंज हो गई। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका। और 12 है ना, हाँ ठीक है, यही आंसर होना चाहिए इनके सभी के। लास्ट वाला 3, 5, 11, 13, 2 प्राइम फैक्टर नहीं है क्या हमारा, 3, 5, 11, 13 हाईएस्ट। देखिए सॉरी 2 इंटू 2, इसमें हाईएस्ट क्या है 2 2 3 में 3 है। जैसे यहाँ पे 2 और 5 था तो हमने 5 लिया, 2 और 5 था तो हमने 5 लिया। ऐसे 2 2 3 में हर किसी के हाईएस्ट लेने हैं, हर किसी के। तो इसमें 3 था, इसमें 5 था, इसमें 11 था, इसमें 3 था, 3 2 बार आ गया तो एक ही बार लिखेंगे, इसमें 13 था। तो भाई इसी के साथ हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी ख़त्म है, मतलब 2 चैप्टर पूरा ख़त्म है। बच्चों से एडवाइस है कि अगर कभी भी एक्सरसाइज देखें उसकी इंट्रो पार्ट जरूर देखें। ओके।